सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating of financial information to users। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझे। तो अभी मैं इसको पहले समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या रही है। कह रहे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यू फर्स्ट कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। जब तक आप पहला पार्ट कंप्लीट नहीं करेंगे आप उसके बाद अगले स्टेप में नहीं चढ़ सकते। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग से। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग क्यों करनी है और कैसे समझनी है? आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अच्छा, आइडेंटिफाइंग करने का मतलब होता है पता लगाना है कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो आप क्यों कर रहे हैं। क्या वो आपके लिए रिलेटेड है? क्या वो आपके पर्पस के लिए है? क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं? ठीक है। अच्छा, इसमें लिख सकता हूँ मैं अलग से, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, वो चेक करना है, आपको आइडेंटिफाइंग करना है। आपका बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाइंग करना है। फिर आपको मेज़र क्या करना है? मेजरिंग पर आते हैं। मेजरिंग में लिखा है विच हैव अ कॉमन मेजरमेंट। यानी आपने जो आइडेंटिफाइंग करा कि जो भी आप इवेंट और ट्रांजेक्शन आप बिजनेस रिलेटेड कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उस एक्टिविटी का कोई कॉमन मेजरमेंट है? क्या वो मॉनेटरी में कन्वर्ट हो जाती है तो ठीक है, हम उसे करेंगे। नहीं है तो फिर उसे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस ने ट्रक परचेज़ करा 10,000 रुपये का, तो वो उसकी जो है वो मॉनेटरी वैल्यू लिखेगा, उसका वेट नहीं लिखेगा। क्या वेट अकाउंटिंग में काम आता है? नहीं आता जी, हमें वैल्यू चाहिए। तो कॉमन मेजरमेंट क्या हुआ? मनी, है ना। ईजिली कन्वर्ट हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो नहीं करते उसको। अगला आता है इसके बाद इसमें रिकॉर्डिंग की। यहाँ पे आपकी एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है रिकॉर्डिंग से। अच्छा, आप रिकॉर्ड कैसे करना? अच्छा, अपने दिन भर में आप काफ़ी सारी एक्टिविटी करेंगे, किसी से पैसे लेंगे, किसी को पैसे देंगे, परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे। क्या सब चीज़ को याद रखना आसान है? नहीं। याद रख भी लोगे तो कितने दिन? 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन। साल के एंड में अगर पूछा जाए तो कई चीज़ें भूल भी जाएंगे। इसलिए हर चीज़ों को रिकॉर्ड करा जाता है ताकि भूले ना। ठीक है, एक परफेक्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के कुछ तरीके होते हैं। नॉर्मली उसे जर्नल एंट्रीज कहते हैं, जिसके अंदर आपका कैश, सेल, परचेज और बहुत सारी टाइप की आप एंट्रीज सब पार्ट्स में इसके करते रहते हैं। ठीक है, वो समझेंगे आगे। अगला है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं भाई? जब हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं तो अकाउंटिंग ये तो पार्ट है, तो पहले भी कर चुके हैं, तो उसके लिए समझने का भी एक तरीका है। इसका मतलब होता है ग्रुपिंग सिमिलर नेचर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, यानी सिमिलर नेचर की एंट्रीज को आपको एक साथ इकट्ठा करना है और तब उसका आपको हिसाब रखना है। इसे हम कहते हैं बेसिकली लेजर। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल देखिए समझाता हूँ कि आपने एक कैश में सेल करी
10,000 रुपये की, एक कैश में परचेज करी 12,000 रुपये की मान लीजिए। दोनों में कॉमन किस टाइप की एंट्रीज आपको दिख रही है, वो है कैश। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तब क्या करेंगे, उसको आप कैश की एंट्री को दोनों को साथ में रखेंगे, इसको आप नाम रखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कॉमन तो वही था। अब जो पैसा आ रहा है सेल से आ रहा है, आपने 10,000 रुपये यहाँ लिख दिए, जो पैसा जा रहा है 12,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं, दो अलग अलग एंट्री नहीं करनी है आपको, एक एंट्री करनी है। पहले दो हो रही थी, अब उसकी जगह एक हो जाएगी। लेजर का इसका फ़ायदा यही होता है कि आपके पास जो बहुत सारी एंट्रीज होती है उसे वो आसान कर देता है एक अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगला इसमें आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल। एक ऐसा अकाउंट हो जो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो। इसमें हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, वो होता है आपका ट्रायल बैलेंस और P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टैंडेबल क्यों कहते हैं इसको और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने अकाउंटिंग करी, यहाँ पे आपने एक साथ इकट्ठा कर दिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? हम कहते हैं ना, हम जो भी चीज़ करते हैं वो फ़ायदा क्या हुआ चीज़ का। तो बिज़नेस इतनी सारी जो एंट्रीज कर रही है, इसका फ़ायदा क्या है? नहीं प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसका बिज़नेस में, है ना? किस साइड उसको लग रहा है कि ध्यान देने की जरूरत है, तो हम पता कैसे कर सकते हैं? समराइजिंग के अंदर हम उसके देख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किस साइड हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है। ठीक है, किस जगह पर उसे ध्यान देने की जरूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस से वो समझ सकता है, वो समराइजिंग के अंदर पार्ट आ गया। अब इसका जो है अगला पार्ट आता है जो अकाउंटिंग के लिए पार्ट है, जो अकाउंटिंग का जो लास्ट पार्ट है उसे आप बोलते हैं एनालाइजिंग। डेफिनेशन में हमने उसको लिखा है इंटरप्रेटिंग। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब होता है आपने जो भी डिसीजन ऊपर देखा, है ना, क्या वो आपके यहाँ फ़ायदेमंद रहा चाहे नुकसानदायक रहा, उस पर अपना ओपिनियन देना, जजमेंट देना। ठीक है, जजमेंट पे आपको अपना ओपिनियन देना है अपना। ठीक है, अच्छा, एनालाइज करने क्यों रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट हमें 1,00,000 रुपये का हुआ था, इस साल हमें हुआ 80,000 रुपये का प्रॉफिट, तो इस साल भी हुआ है, पर जो 20,000 रुपये कम आया, कहाँ से आया, पता कैसे करें? तो उसे एनालाइज करो, दोनों को सामने रखो और कंपेयर करो, फॉर्मूलेस देखो, कंपेयर करने के बेसिस देखो, समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ गलती हुई थी। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है एनालाइजिंग करने का। और ये फ़ायदा एनालाइजिंग का भी क्यों है? क्योंकि हमने अकाउंटिंग कर रखी है। अकाउंटिंग नहीं होती तो दोनों में कंपेयर किस चीज़ का होता फिर? ठीक है, तो ये एनालाइजिंग वाला पार्ट ख़त्म। अब जो लास्ट पार्ट आता है उसका, वो बेसिकली अकाउंटिंग का नहीं है, पर अकाउंटिंग में उसे पार्ट मानते हैं कि यहाँ पर एंड होता है एक्चुअल में, और वो होता है कम्युनिकेट करना। अच्छा, कम्युनिकेट किसे कर रहे हैं? हमने लिखा क्या था? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल टू यूज़र्स। समझ में आ गया? यूज़र्स को कम्युनिकेट करना। अच्छा, यूज़र्स से क्यों कम्युनिकेट करना है? मैंने अकाउंटिंग करी, अकाउंटेंट जो है वो एंट्रीज करते हैं, उन्हें तो पता है कि उन्होंने कहाँ क्या चीज़ देखी, कहाँ उनसे भूल हुई, कहाँ कंपनी से भूल हुई, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, कैसे हुआ, सब पता है उन्हें। तो फिर मैं कम्युनिकेट किसे कर रहा हूँ? सिंपल सी बात है, जिसे उस कंपनी के स्टेटमेंट से फ़र्क पड़ता है, जिसे उस कंपनी की पोजीशन से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब भी घर वाले आपको कुछ पैसे देते हैं बाहर से सामान लाने के लिए, तो आपसे क्वेश्चन भी कौन पूछता है? घर के लोग पूछते हैं, बाहर के लोग पूछते हैं, है ना? घर के लोग पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास, उन्होंने आपको पैसे दिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको जवाब देने की, वो आपसे रिलेटेड है। कंपनी में भी सेम ऐसे ही होता है कि कंपनी के जो रिजल्ट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इम्पैक्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ता है जिन लोगों पर, उन लोगों को हमें कम्युनिकेट करना है। इसमें आप क्या मान सकते हैं? सबसे पहले तो ओनर मान सकते हैं, दूसरे में आप उसको सीनियर लेवल बोल लीजिए, चाहे वो डायरेक्टर्स बोल लीजिए, चाहे वो आप उसको पूरी मैनेजमेंट बोल लीजिए, ये हो गए। इवन एम्प्लॉयज़ भी इसमें आते हैं, और भी हैं, अभी आगे इसके पॉइंट्स पे हमसे साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में समझते रहेंगे उसे भी क्यों। तो यहाँ तक आपको अभी केवल डेफिनेशन हमने क्लियर करी कि डेफिनेशन हमें क्या क्या बता रही थी, आइडेंटिफाइंग कैसे करनी है, मेजरिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन। जो हमने इतनी देर से ये पढ़ा, केवल अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। और हमने क्यों पढ़ी है भैया इतनी देर तक? क्योंकि ये आपके चैप्टर डिसाइड करते हैं। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया चैप्टर में आप क्यों कर रहे हो, आपको वो समझ में नहीं आएगा।
इसलिए ये बहुत बड़ा बेसिस। ओके, चलिए। अच्छा, डेफिनेशन हमने यही क्यों ली, क्योंकि ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें लगता है ये एक्सप्लेन करती है अकाउंटिंग को। बाकी सारी जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कोई पूछता है तो आप अगर वो भी बता देंगे तो भी सही है, बुक में बहुत सारी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, छोटा सा ही, मैं यहाँ पे एक इसका बॉक्स बना देता हूँ। कि जो आपकी अकाउंटिंग है, एक छोटा सा क्वेश्चन है बस। ठीक है, क्वेश्चन जो बुक पूछ रहा था हमसे, या फिर कोई भी पूछ सकता है हमसे, बुक क्या, जो अकाउंटिंग वो डिपेंड किस पे करती है, साइंस पे डिपेंड करती है या आर्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, साइंस और आर्ट पे डिपेंड होने का कारण क्या है, क्योंकि ये मैं दोनों तरीके से दिखती है। साइंस क्यों दिखती है, क्योंकि ये किस बेसिस पर होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर। हम जो पढ़ रहे हैं ना सब चीज़ें जो अभी पढ़ेंगे, अभी हम इसके प्रिंसिपल्स, तो ये अकाउंटिंग जो हम जो भी कर रहे हैं सारे प्रिंसिपल्स पे बेस है। ठीक है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पहले के हमारे अकाउंटेंट्स, कॉज एंड इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं वो देख चुके हैं, तब जाके हमारे पास अकाउंटिंग निकली है। आर्ट क्यों है, सबसे पहला जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे बड़ी चीज़ है, रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर आप रिकॉर्ड करने में गलती कर देंगे तो आपकी पूरी फाइनेंशियल जो शीट है वो ख़राब हो जाती है बेसिकली, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, यहाँ टेक्निक काम आती है, यहाँ फॉर्मूलेस काम आ जाते हैं। ठीक है, जो टेक्निक आप फॉर्मूले यूज़ करते हैं, यहाँ पे एनालाइजिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है ना, नॉर्मली जब भी कोई केस होता है कि भैया ये साइंस है आर्ट है, तो उसका आंसर यही होता है कि वो क्या है, दोनों, बोथ, दोनों पे डिपेंड करती है, साइंस पे भी और आर्ट्स पे। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल बेस है, बट टेक्निक्स और फॉर्मूले और थ्योरी को आप, जो आप आर्ट है, जो स्किल्स है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक चीज़ आप ख़राब कर दो, चाहे वो प्रिंसिपल गलत पढ़ लो, चाहे आप रिकॉर्ड गलत कर दो, किसी भी एक चीज़ का अगर आप गलत करने का करते हैं तो आपका पूरी जो अकाउंटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हमने जो करना था वो छोटा सा है। अच्छा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, देखना हो, तो आप आराम से इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कारण, कि क्यों करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर हम इतनी सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। अगर हम खुद से भी सोचते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यही आता है कि एक हिसाब किताब हो जाएगा आसान, ताकि एक जगह पे इकट्ठा रहे। दूसरा, हम समझते हैं कि टाइम बच जाता है, खोज पोज नहीं रहती बहुत सारी चीज़ें सोचने में, ठीक, कन्फ्यूज़न नहीं होती। तो ये सारे जो आपने सोचा वो सारे सही हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा भी हैं, बस जो आपके हैं उसको थोड़ा थ्योरी समझते हैं, लिखने के तरीके समझते हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो भी समझेंगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है ऑब्जेक्टिव का, वो है आपका क्यों करनी पड़ रही है, ताकि हम क्या कर सकें, इसको किस में मेंटेन कर सके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह कर सके, मेंटेन कर सके। अच्छा, मेंटेन करने का मतलब क्या है, रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, वाई द वर्ड मेंटेन यूज़, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी एक कुछ तरीके होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग के अंदर। और वो तरीके क्या हैं, पहला तो इसके अंदर है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलर और प्रॉपर रखना है। ठीक है जी, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इस साल बनाई अगले साल नहीं बनाई, या कुछ महीने बनाई कुछ महीने की आपने एंट्री नहीं करी, प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास अकाउंटिंग। इसके अलावा जो हम मेंटेनिंग वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जो उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें नोट कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ आपके पास आती है वही है प्रिंसिपल्स बेस्ड। क्या बोला हमने, प्रिंसिपल बेस्ड। अच्छा, प्रिंसिपल बेस्ड क्यों कह रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं ना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
अगर वहाँ पे कोई चीज़ लिखी है और हमसे फॉलो नहीं करे तो हमारी अकाउंटिंग करने का नुकसान है, हमारी अकाउंटिंग जो है वो गलत मानी जाएगी। तो हमें उन प्रिंसिपल्स पे ध्यान रख के अकाउंटिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रिंसिपल में लिखा है हमें अकाउंटिंग को इस तरीके से लिखना चाहिए तो हमें उस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड करना अच्छी बात है, आप रिकॉर्ड कैसे भी कर सकते हैं, पर प्रिंसिपल को ध्यान में रख के। तो इसलिए अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ायदा एक प्रॉपर मैनर हो जाएगा, एक सीक्वेंस में रहेगी और गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं इसके। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने का जो बहुत बड़ा कारण है वो कैसे कर सकते हैं कि आपने जो भी इनकम थी, जो भी रेवेन्यू थी, जो भी एक्सपेंस थे, आपने उसको एक सामने ला के खड़ा कर दिया। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है ना। अच्छा, सामने ला के खड़ा करने का मतलब क्या है? देखिए, अकाउंटिंग करी थी तो सब सिंपल सी बात है, हमारे पास इनकम होगी एक तरफ। अच्छा, एक तरफ इनकम का मतलब है यहाँ सारी इनकम है, यहाँ सारे खर्चे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये आ रहा है इनकम में और 80 रुपये आ रहा है खर्चे में, फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, इधर डिफरेंस आ रहा है 20 रुपये का, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, यही अगर उल्टा होता तो 100 रुपये यहाँ आ रहा है, 80 रुपये यहाँ आ रहा है, 20 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर है, ये किस चीज़ का नुकसान, जो डिफरेंस है ये नुकसान का, यानी एक्सपेंस का, यानी आपका लॉस का है। एक्सपेंस ज़्यादा है मतलब आपका लॉस है। ठीक है जी। अब जब देखिए हम इतनी सी चीज़ में समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस जो भी अकाउंटिंग है वो कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकती है। तो अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो हमें लगता नहीं कि गलती होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, है ना। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं उसे, जो कंपनीज बनाती है, तो उससे आप इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी उसके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपके पास प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर वो गलत हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत आएगा। अगला है आपका फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। अच्छा, डिटरमाइनिंग ऊपर भी लिखा था, डिटरमाइनिंग नीचे भी है। डिटरमाइनिंग किस चीज़ की, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन की। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कौन करता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड करती है कि उसकी पोजीशन कहाँ होगी। पोजीशन का मतलब होता है क्या भैया? प्लेस, आपका स्थान किस जगह पर है, ऊंचा है या नीचा है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इनकम बेसिस पर कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपये है, दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपये है, तो भाई इनकम बड़ा कौन हुआ? बहुत साधारण साधारण सा आंसर है, 100 रुपये वाला। उसी प्रकार से कंपनी के लिए अगर हम पूछो एक कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपये का हुआ है, दूसरे का 20 करोड़ रुपये का हुआ है, सेम नेचर की कंपनी है, तो बड़ा कौन माना जाएगा? 100 करोड़ की कंपनी वाला। ठीक है जी। तो किसी भी इंसान की किसी भी कंपनी की वैल्यू हो, चाहे इंसान की भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करती है उसकी परफॉर्मेंस पर। ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, यानी परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट अच्छा है तो कंपनी की पोजीशन हायर, लॉस अच्छा है यानी प्रॉफिट ख़राब है आपका, यानी लॉस ज़्यादा हो रहा है आपको, तो कंपनी की पोजीशन क्या होगी? नीचे की तरफ से आएगी। इसे हम ऐसे समझ लेते हैं चाहे। ठीक है, ये नुकसानदायक है। अगर आपका लॉस होगा यानी परफॉर्मेंस अभी ख़राब जा रही है, तब ये पोजीशन ख़राब है। इसका ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थी, जो आपने एंट्रियास करी है, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाता है। ठीक है जी। अगला इसमें लिखा है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? अच्छा, मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका अलोकेटेड फंड। मैनेजमेंट के लिए अकॉर्डिंग होता है उसका बनाया गया बजट। मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उस पर कंट्रोल। मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो है डेवलप करे, उसकी जो डिपार्टमेंट है उसका जो लेवल है वो डेवलप करे। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर में जो है उसके पास वो सारी चीज़ें हों ताकि वो काम जो है इफेक्टिवली कर सके। तो ये काम आपका अकाउंटिंग कैसे पूरी करेगा, समझते हैं इसके लिए। अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करता है बजट। कैसे? लास्ट ईयर आपको चाहिए था 100 रुपये, हमने दिया आपको 80 रुपये, आपने 20 रुपये का काम जो करा वो अंडर परफॉर्म करा।
हमें समझ में आ गया गलती कहाँ होगी कि 20 रुपये आपको कम मिले। तो इस साल क्या करेंगे, आपको 100 रुपये, क्या इस साल आपको 150 की नीड थी, हम आपको 150 या 150 से ज़्यादा यानी 170 के आसपास हम आपको देंगे, ताकि आप क्या कर सको, परफॉर्मेंस मैच कर सको। ठीक है जी, ये हो गया बजटिंग करना। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट को कैसे फ़ायदा करेगी भैया, फोरकास्ट कर देगी ना फ्यूचर में कैसा था, इस साल आपने परफॉर्म अच्छा किया है, तो फोरकास्टिंग क्या कर सकती है, आगे चल के भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। अच्छा, फोरकास्टिंग करने के देखो अलग अलग तरीके हैं, समझने के अलग अलग तरीके हैं, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि फोरकास्ट करने का मतलब है अगर आपकी आज की परफॉर्मेंस आपको बता सकते हैं, या फिर इस आगे क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10th में आपके अच्छे नंबर आए, तभी तो आपने कॉमर्स ली, फोरकास्ट तो तभी करा होगा आपने, कॉमर्स लेनी है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस आपकी फोरकास्टिंग है भी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है सिंपली। परफॉर्मेंस ख़राब तो फोरकास्टिंग भी आप क्या सोचोगे कि भैया ख़राब ही होगा आगे चल के तो मामला। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल ले सकते हो अपनी मैनेजमेंट पर। अकाउंटिंग की बता रहे हैं, मैं अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे हो रहे हैं मैनेजमेंट पर, एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल आप कर सकते हो। अच्छा, इफ़ेक्टिव कंट्रोल कैसे कर सकते हो, उनके बजट पे, जैसे हमने बता दिया। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं उसके आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल लगा सकते हो, जो कंपनी को फ़ायदा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वो होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, कि यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा यूज़र्स हमने इससे पहले ही पढ़ा ना, उसमें हमने तो सारी चीज़ें बताई। अगर हम उसको सिंपली भाषा में समझो तो क्या होता है, यूज़र्स के हमने दो पार्ट कर रखे, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाले, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायरेक्टली इम्पैक्ट जिन पे पड़ेगा, वो इंसान, ओनर। ठीक है, इसके अलावा आपके मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एटसेट्रा। एक्सटर्नल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किससे पड़ सकता है आपका, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किससे पड़ेगा, आपके कस्टमर पर, यानी जनरल पब्लिक। ठीक है, इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं गवर्नमेंट और भी। तो इनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किससे होता है, अकाउंटिंग से होता है। लास्ट रह गया इसमें बस प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अच्छा, एक मिनट, ठीक है जी। अच्छा, बिजनेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है आपकी अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्ड है ना। अब देखिए, एक कंपनी जो है, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, एक कंपनी है, उसने अकाउंटिंग नहीं करी, बस उसने याद रखा कि जो 10 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, 10 साल से पहले पहले हम उसे बेचेंगे। ठीक है, मान लो 2010 में खरीदी थी और 2020 में उसे ख़त्म होना था, गाड़ी ने ज़ीरो वैल्यू पर आ जाना था। तो कंपनी ने सोचा था भैया 10 साल से पहले पहले बेच देंगे, कुछ तो पैसा मिलेगा उसका, कुछ तो फ़ायदे में जाएगी। अब कंपनी ने सोचा हम तो याद रखते हैं, अकाउंटिंग क्यों करनी। हुआ क्या, कंपनी 2021 में उसमें आती है, क्योंकि गाड़ी देखो होता क्या, जो ये वैल्यू होती है डिपेंड करती है कंपनी के डेप्रिसिएशन पर, मार्केट वैल्यू पर, वीयर एंड ईयर पर। ठीक है, तो 10 साल बाद कंपनी को गाड़ी की जो है उतनी वैल्यू नहीं मिलती, तो उसे जीरो मान लेते हैं कई बार। ऐसा नहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। ठीक है, अब गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मालिक को लगा कि बेच देना चाहिए। अब बेचना निकले 2021 में, हो जब आया तब पता चला मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो ज़ीरो हो चुकी है। अब ये सदमे में आ गए, ऐसा कैसे, 10 साल तो पूरे ही नहीं हुए। अब इसी से बचने का तरीका क्या था, अगर वो लिख के रखते तो पहले क्या कर सकते थे, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, या तो उसको एक्सचेंज करवा देते आप, कन्वर्ट हो जाता ना, नए के बदले पुराने के बदले नया लेना, उसमें फ़ायदा हो जाता, या फिर उससे पहले नहीं आ जाती, कोई भी मशीनरी होती चाहे। ठीक है, तो आप इससे अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने यहाँ तक समझा,
कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप एक बार उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, दोबारा कह रहा हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है जी। चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट पर।